हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, और उसका सूत्र याद करना है क्या। आरसीएम की वैल्यू कितनी होती है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब द्रव्यमान केंद्र क्या होगा उसको समझने के लिए देखते हैं अपन। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक मैंने पेन रखा है ना, जो कि मेरी उंगलियों पर क्या है स्टेबल हो गया है ना। तो स्टेबल हो गया इसका मतलब ये है कि जो हमने पेन लिया है एक कणों के निकाय के रूप में लिया है, एक पिंड के रूप में लिया है। तो इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, उस उंगली पर जहाँ पर वो स्थिर है उसके नीचे की ओर गुरुत्वीय बल के कारण वो क्या हो गया, स्थिर हो गया है। तो हम क्या मान सकते हैं, इसकी संपूर्ण जो कणों का जो द्रव्यमान होता है वो जहाँ जिस बिंदु पर वो स्थिर हुआ है तो उस बिंदु पर उसका क्या कहलाएगा, उस संपूर्ण द्रव्यमान का केंद्र कहलाएगा, है ना। या संपूर्ण पिंड का क्या माना जा सकता है, वहाँ पर द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है ना। तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर समान आकार की वस्तु है तो इसको अपन ने क्या कर दिया, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर प्राप्त हो गया अपने को, सेंटर पर प्राप्त हो गया, है ना। देखो पूरा पेन के पूरे सेंटर पर उसका द्रव्यमान केंद्र स्थित हो गया। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, ये उंगली की ओर ये जो नोक दिख रही है इस पर अपन क्या कर देंगे, कैप लगा देंगे, है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर करने के लिए अब उसका जो द्रव्यमान केंद्र जो है वो उसके स्थिर बिंदु पर न होकर इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो किस प्रकार से होगा देखते हैं अपन। देखो जैसे अपन क्या लगाते, कैप लगाते तो वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसा ये कैप लगाएंगे तो ये जो जैसे यहाँ सेंटर पर था, है ना, तो वो खिसक कर इधर हो जाएगा, है ना। तो अपने को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जिस डायरेक्शन में जो बल ज़्यादा लगाया था उस डायरेक्शन में उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो अब देखो जहाँ पर सेंटर था उससे सेंटर कहाँ पर था, पहले इस पॉइंट पर था, यहाँ इस वाले पॉइंट पर, है ना। अब वो खिसक कर अब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर अब वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये जो द्रव्यमान लगा है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा लगाया हुआ है ना। तो अब उसका सेंटर पॉइंट जो है वो खिसक जाएगा अब इधर डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड की जो उंगली दिख रही है यहाँ पर सेंटर न होकर वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसका द्रव्यमान केंद्र उसके सेंटर से क्या हो गया, हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पर ये एम द्रव्यमान का कैप बहुत ज़्यादा लगा दिया अपन ने। अब ये अनियमित वस्तु आ गई है ना, अनियमित वस्तु आ गई है, इसका द्रव्यमान केंद्र इधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र को अपन ने समझने का प्रयास किया। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, ऐसा बिंदु है जहाँ पर वस्तु क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, या उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या हो जाता है, एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाता है ना। तो वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान का केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से अभी अपन ने क्या देखा कि ये सेम आकार की वस्तु थी तो क्या हो गया, उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ सेंटर पर आ गया, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, स्थिर होगी। और जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं, इस पर एक भारी द्रव्यमान की वस्तु लगा देंगे, है ना। ये तो पहले वस्तु थी थोड़ी सी, है ना। यहाँ भारी द्रव्यमान की वस्तु लगा देंगे तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ से खिसक कर इधर आ जाएगा, है ना। तो अब उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पर न रहकर कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला सेंटर पॉइंट नहीं रहेगा, अब यहाँ पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, है ना, जिस पर वो क्या हो रही है, स्थिर हो रही है ना। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या कहलाएगा, किसी पिंड या निकाय का, पिंड या क्या निकाय का, निकाय का वह बिंदु, पिंड या निकाय का वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित माना जा सकता है या निहित माना जा सकता है ना। वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से अपन ने अभी द्रव्यमान केंद्र को देखा। अब नियमित आकार के लिए वस्तु, जैसे ये त्रिभुज हो गई, है ना, ये क्या हो गया, घन वर्गाकार बॉक्स हो गया, है ना, ये गोला हो गया। तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान जो रहता है उसके कहाँ पर रहता है,
सेंटर पर निहित रहता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, केंद्र, है ना। ये भी केंद्र उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ये भी केंद्र उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि अनियमित आकार की वस्तु है तो मतलब ये पत्थर ले लिया, अब इसमें m1 द्रव्यमान यहाँ पर है, m2 द्रव्यमान यहाँ पर है, m3 द्रव्यमान यहाँ पर है ना। तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ना होकर क्या होता है, एक साइड में होता है, मतलब इस पॉइंट पर होगा, है ना। और उसका जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा वो यहाँ से उनकी दूरी पर डिपेंड करेगा, r1 ये कितना, r2 और ये कितना, r3, है ना। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, है ना। तो इसी की वैल्यू निकालना है हमको, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये अनियमित आकार की वस्तु के लिए ये नियमित आकार की वस्तु के लिए कहाँ पर होता है, केंद्र पर होता है ना। और अनियमित आकार की वस्तु के लिए क्या होता है, अनियमित आकार की वस्तु के लिए ये इसके केंद्र पर न होकर केंद्र से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, केंद्र से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक निकालना पड़ेगा। तो ये देखा आपने क्या, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड या कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान क्या माना जाता है, केंद्रित माना जा सकता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। गोले का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसके केंद्र पर निहित होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में नियमित आकार के लिए भी उसका द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उसकी जहाँ पर वस्तु क्या है, चारों ओर से क्या रिप्रेजेंट करता है, सममिति को प्रदर्शित करता है। तो ये सममिति को प्रदर्शित कर रही है ना। इधर की भी वस्तु सेम आकार की, इधर की भी वस्तु सेम आकार की, तो ये सममिति को प्रदर्शित करना कहलाता है ना। उसी प्रकार अनियमित आकार की वस्तु के द्रव्यमान केंद्र जो होता है उसके सेंटर पर न होकर क्या होता है, सेंटर से थोड़ा विस्थापित बिंदु पर होता है, और ये कणों के द्रव्यमान वितरण पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। अब क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का मान निकालना है, ठीक है। अब चित्रानुसार आप देखोगे क्या कि ये m1 द्रव्यमान वाला कण है, ये क्या है, m2 द्रव्यमान वाला कण होगा, ठीक है ना। जिसकी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश कितना होगा, ये r1 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये r2 होगा, है ना। अब इन दोनों द्रव्यमानों की वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, उनके बीच में होगा, है ना। कहाँ पर होगा, इस सेंटर ऑफ मास पर होगा। तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के RCM ले लेंगे, कितना लेंगे, RCM, ठीक है। ये वैल्यू कितनी, r1 है, ये r2 है, ये कितना है, RCM है ना। तो क्रिया रेखा की दूरी उसके केंद्र की ओर काम करेगी, ये भी उसके क्या करेगी, केंद्र की ओर काम करेगी, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, है ना, फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इस त्रिभुज की बात के लिए m1 से CM के बीच की दूरी निकालना है, द्रव्यमान m1 से क्या CM के बीच की दूरी निकालना है। तो m1 से CM के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज, मतलब ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, है ना। तो दो भुजा किसको शो करी है, दो सदिश को शो करी है, और तीसरी भुजा उनको मिला रही है। तो RCM जो होगा वो इनके योग के बराबर होगा। RCM जो है वो किसके योग के बराबर है, ये R1 के प्लस ये R1 के, और ये क्या m1 CM के, ये जो दूरी दिख रही है ना m1 CM सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अपने को m1 से CM के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, RCM माइनस कितना R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने, कितना लिखा है, RCM माइनस कितना R1, है ना। क्योंकि इस त्रिभुज में बात की थी तो ये दोनों जो भुजा है दो सदिश को प्रदर्शित करती है। तो R1 प्लस कितना m1 CM1 ये इक्वल होगा किसके, RCM के। तो m1 से CM के बीच की निकालना है दूरी, तो क्या हो जाएगा, RCM माइनस कितना R1, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने, RCM माइनस कितना R1। वैसे ही m2 से CM के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी कितनी, RCM माइनस कितना R2, RCM माइनस कितना R2, ये इसके लिए निकालेंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
जड़त्व आघूर्ण संबंधी परिभाषा से निकालेंगे तो, या संतुलन की अवस्था में आघूर्ण के सिद्धांत से, है ना, किससे, संतुलन की अवस्था में ये जड़त्व आघूर्ण या आघूर्ण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, पहले कण का द्रव्यमान m1 और उनके बीच की जो दूरी होती है क्या, m1 इंटू कितना cm, है ना, ये लिख लेंगे, है ना। ये इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 इंटू कितना m2 cm, तो m2 ये हो गया और उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, rcm माइनस कितना r2। लेकिन ये उनकी डायरेक्शन कैसी है, विपरीत डायरेक्शन है, इसलिए इसको क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया अपन ने, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 rcm माइनस कितना हो जाएगा, m1 r1 इक्वल टू कितना, माइनस ये माइनस का गुना करेंगे, है ना, तो माइनस m2 rcm माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m2 r2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाला पद, पहला पद सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m1 r1। अब ये जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो m1 कितना rcm इक्वल टू कितना, माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 rcm माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा, m2 rcm माइनस कितना, m2 r2। ओके, अब ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा, m1 r1, है ना, ये माइनस जो है वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस m2 r2 को इधर लेकर आ जाएंगे तो m2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और इसको माइनस को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो m1 कितना rcm प्लस कितना m2 rcm। ओके, है ना। उसके बाद में m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से rcm कॉमन निकाल लेंगे, rcm जब कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 प्लस कितना m2, तो rcm की वैल्यू कितने आ जाएंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 अपन में कितना m1 प्लस m2, है ना। तो ये क्या निकल कर आएगी, द्रव्यमान केंद्र की त्रिज्या निकल कर आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच, इस मूल बिंदु O से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, rcm की वैल्यू, ठीक है, मूल बिंदु O से क्या निकल कर आ गई, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश निकल कर आ गया, rcm की वैल्यू m1 r1 प्लस कितना m2 r2 अपन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाली है, द्रव्यमान केंद्र की त्रिज्या की वैल्यू निकाली थी, rcm इक्वल टू कितना m1 r1 प्लस कितना m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। अब यदि यहाँ पर तो दो ही द्रव्यमान वाले कण थे, है ना, दो ही कणों के द्रव्यमान वाले का निकाय था, है ना। अब इसमें यदि n कण रहे तो क्या हो जाएगा, यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है जिसमें द्रव्यमान कितने हैं, m1 m2 m3 द्रव्यमान के कण है और उनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियाँ कितनी है, r1 r2 r3 rn है, तो द्रव्यमान केंद्र C का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, उसका स्थिति सदिश हो जाएगा rcm इक्वल टू, जैसे यहाँ पर m1 r1 प्लस m2 r2 लिखा था, अब यहाँ पर तीसरा रहेगा तो m3 r3 हो जाएगा, चौथा रहेगा तो m4 r4 हो जाएगा, प्लस, है ना, ऐसा करते चलेंगे, कब तक है, n कण के लिए तो m1 rn के लिए, है ना। ठीक है, ये 1 2 3 के फॉर्म में चल रहा है तो n कण तक चल रहा है ना। वैसे ही अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 है और ऐसे तीसरा कण रहेगा तो m3 हो जाएगा, है ना, ऐसा करके n कण रहेंगे तो mn हो जाएगी। ठीक है, अब rcm इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से i को i इक्वल टू 1 से लेकर n तक के करेंगे, समेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, mi ri हो जाएगा, है ना। तो समेशन जो हम लिखते हैं m r के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, है ना, m3 r3। तो इस प्रकार से ये समेशन रिप्रेजेंट करता है, तो समेशन मतलब क्या हो जाएगा, समेशन mr हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ से i इक्वल टू कहाँ से रखेंगे, 1 से लेकर n तक के, है ना, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, क्या लिखा है, समेशन ऑफ mi ri, है ना। ठीक है, mi कितना हो जाएगा, ri अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ये करके कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ mi हो जाएगा, है ना, इसको किया है तो हम क्या लिखेंगे, ये समेशन ऑफ mi जो है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसे अनेक कणों के जो द्रव्यमान है ना, उनका योग लिख रहे हैं अपन।
समेशन ऑफ एम आई के रूप में, जो कि आई इक्वल टू 1 से n तक के हो जाएगा, है ना। और ये समेशन ऑफ एम आई जो होगा वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कहलाएगा, या पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कहलाएगा, है ना। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई टू एन कितना हो जाएगा, एम आई आर आई अपॉन में कितना कैपिटल एम, है ना। तो ये आर सी एम की वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास। ठीक है, क्लियर।